आप ट्रोल से परेशान होते हैं? मैं नहीं होता, मैं देखता ही नहीं। ये जो रिपोर्ट बीबीसी की आई है और जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे भगदड़ को में जो मौतें हुई उसको छुपाने की कोशिश की, आप इस पर क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं इसे? अब कम से कम सरकार को आगे आके दिल बड़ा करके ये मान लेना चाहिए कि हाँ, आपने अच्छी जांच की, आपने अच्छी रिपोर्ट की है और आप इन सबको जो भी सम्मान आप दे सकते हैं सरकार के रूप में वो दीजिए और उस डाटा को आधिकारिक रूप से 37 से 82 कर दीजिए। कि मान लीजिए महाकुंभ की बात हो या चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात हो, सरकारें कहाँ कमज़ोर पड़ जा रही हैं? सरकार जो बैठी होती है सब सरकार एक जैसी होती है, कुछ नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रेवंत रेड्डी के जो पसंदीदा सीएम के पसंदीदा जो कैंडिडेट थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने का क्या कारण था? ये एक अनएक्सपेक्टेड कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है तेलंगाना का। मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकता कि वो क्या है। मिस वर्ल्ड कार्यक्रम के बाद कोई जांच ना होना, ये सरकार के किस रवैये को नहीं, दिखाता जांच है? हुई ना, वो जांच रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने करीब 13 भाषाओं और 15 अखबारों में ओपिनियन पीसेस लिखना शुरू किया है। ये जो 13 अखबार और 15 भाषाएं चूज की गई हैं, इनके जरिए जनता के मन में वो ये सवाल डालना चाहते हैं कि देखिए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं इस देश में। अगर जियो और एयरटेल स्टारलिंक के साथ डील रद्द करते हैं तो क्या अमेरिका इसे व्यापारिक चुनौती नहीं मानेगा? तो मैंने तो एक देश हित में सुझाव दिया था कि भाई इन लोगों को विचार करना चाहिए। भाई मुकेश अंबानी की जियो है, मुकेश भाई तो बात कर सकते हैं ना मोदी जी से, कहें कि भाई साहब अब तो झगड़ा हो गया, अब तो आप रद्द कर दो। ये जो बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के जो चुनाव को लेकर के चर्चाएं हैं, उसमें आपको संभावित नाम कौन नजर आते हैं? मोदी जी चाहते हैं कि मेरा आदमी बने जो मेरी सुने, जो मेरी बीजेपी का हो, और संघ चाहता है कि नहीं, एक व्यक्ति के कंट्रोल में पूरी पार्टी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ना घर भी नहीं चला सकता। आप योगी आदित्यनाथ को कौन सी बीजेपी का नेता मानते हैं? वो है तो मोदी की बीजेपी का आदमी, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं। और तो उस पर कोई दाव नहीं खेल सकते लोग? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वो तो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, बड़ी बात हो जाएगी। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे हैं। ये हमारा शो देखी जाएगी है और 10वां एपिसोड है। आज सबसे पहले जो बात होगी वो होगी बीबीसी की एक रिपोर्ट पर, जो महाकुंभ में जो मौतें हुई भगदड़ में, उसके ऊपर रहेगा। उसके पहले बहुत बहुत स्वागत है आदेश रावल साहब आपका। थैंक यू। यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि 29 जनवरी को जो भगदड़ हुई थी प्रयागराज में, उसमें सरकार ने कहा था, आंकड़े दिए थे कि 37 लोगों की मौत हुई थी। और 8 जून को बीबीसी की एक पड़ताल वाली रिपोर्ट आई जिसमें उन लोगों ने कहा कि उनके पास सबूत हैं करीब 82 लोग जिनकी मौत हुई थी उस स्टैम्पेड में। उनमें से कई सारे ऐसे परिवार थे, आई थिंक 36 परिवार हैं जिनको 25-25 लाख रुपए दिए गए। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको मात्र 5 लाख रुपए ही दे दिया गया, लेकिन उनका डेटा और आंकड़ों में नाम नहीं आया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो रिपोर्ट बीबीसी की आई है और जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे भगदड़ को में जो मौतें हुई उसको छुपाने की कोशिश की, आप इस पर क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं इसे? जी देखिए, मेरा इसमें ऐसा मानना है कि अगर किसी भगदड़ में लोगों की जान चली गई तो कम से कम जिनके लोग उसमें मरे हैं उन्हें मृत तो मान लीजिए। उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? जी, मतलब अगर आप किसी को उसके मरने के बाद भी उसके परिवार को ये नहीं बताना चाहते कि आपका जो सदस्य है वो इस दुनिया में अब नहीं है, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? मतलब मेरा ऐसा मानना था कि भगदड़ हुई, उसमें किसी का दोष तो था नहीं। ठीक है, प्रशासन पे सवाल उठते हैं इस बात के ऊपर, लेकिन ये जो एक नई प्रथा है इस सरकार के अंदर कि वो हर चीज़ छुपाना चाहते हैं। पहले कहा कि स्टोरी आई जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, एक द हिंदू ने स्टोरी की, कहा कि हमारा एक जहाज़ गिर गया रफेल, उसके बाद वो स्टोरी हटा दी गई, उसको डिलीट कर दिया गया। ऐसे ही जब ये भगदड़ हुई महाकुंभ में, वहाँ पे भी आंकड़े छुपाए गए और उस भगदड़ के बाद में ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो वहाँ खड़ी हुई थी जिनका कोई मालिक नहीं मिल रहा था। ऐसे बहुत सारे टू व्हीलर्स थे जिनका कोई मालिक नहीं मिल रहा था और कैसे वहाँ से शवों को गायब किया गया, प्रशासन ने किया। देखिए, ये सब बहुत शर्मनाक है। प्रशासनिक जब इतना बड़ा कार्यक्रम आप करते हो तो आपसे गलती होती है, मानता हूँ, और जिसकी भी चूक है उसको आप सज़ा दो, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है कम से कम उन्हें आप मृत मानिए और उनका जो वो शव है उनको उसे सम्मान दीजिए। जो उनकी जो हिंदू रीति रिवाज के तहत जो भी रिवाज होते हैं किसी व्यक्ति के निधन के बाद, वो अपने पूरा करे परिवार। और आप हर चीज़ छुपाना चाहते हो, ये बड़ा मतलब दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब
छुपाने से कुछ नहीं होता। आज के इस डिजिटल दौर में जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अमेरिका से लेके इंडिया तक हर चीज़ लोगों को पता लग रही है कि कहाँ पूरे वर्ल्ड में क्या घट रहा है, तो इस दौर में भी अगर आप ये सोचते हैं कि आप इन बातों को छुपा लोगे, ये नहीं छिपेंगी, देर सवेर ये बाहर आएंगे, उसके बाद आपकी ज़्यादा किरकिरी होगी। तो अगर योगी सरकार से वो उस दौरान प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें गलती हुई, और अगर उसी वक्त इस बात को मान लेते कि हाँ भाई इस भगदड़ में इतने लोग मरे हैं, मुझे लगता है कि अगर इसकी अच्छे से जांच होना तो ये नंबर और ज़्यादा बढ़ सकता है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लेकिन सरकार कुछ सीखती नहीं है इन चीज़ों से। कि खाली ये पहली घटना नहीं है कि जहाँ आपने कुछ छिपाया है। जब आप उठा के देखेंगे पिछले इस पूरे कार्यकाल में इनके बहुत बातें छिपाई जाती हैं, बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। तो अब सरकार को कम से कम, अभिनव गोयल की रिपोर्ट है ये BBC की, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। तो अब कम से कम सरकार को आगे आके दिल बड़ा करके ये मान लेना चाहिए कि हाँ आपने अच्छी जांच की, आपने अच्छी रिपोर्ट की है, ये हमारे नॉलेज में नहीं था, आप कम से कम हमारे एंड से गलती हुई। हाँ। और आप इन सबको जो भी सम्मान आप दे सकते हैं सरकार के रूप में वो दीजिए, और उस डाटा को आधिकारिक रूप से 37 से 82 कर दीजिए। कम से कम एक सरकार इतना कर सकती है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने खोए हैं आपकी गलती के कारण। कई ऐसे भी लोग थे जिनके ऊपर ही उन परिवारों का पूरा भरण पोषण था, कम से कम उनको एक मुआवजे की रकम भी तो कम से कम पहुंच जाती। नहीं, उस रिपोर्ट में ये है कि मुआवजा दिया गया है। मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था आदेश जी, तो मैंने उसमें देखा कि 36 जो लोग हैं ना, उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो 25 लाख रुपए का अमाउंट, 25 लाख रुपए का अमाउंट दिया गया है। लेकिन करीब 26 से 29 ऐसे परिवार हैं जिन्हें 5 लाख रुपए के कैश बंडल दिए गए हैं, और इन सारे प्रकरणों में कि आप यहाँ से चले जाओ। हाँ, मतलब जो भी रहा हो, कई बार घर पे भी जाके लोगों ने दिया है, और ये डिटेल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि पुलिस इसमें शामिल है, पुलिस ने वो सबमिट किया। सारा जो आरोप आया इस पूरी घटना का, इस भगदड़ का, वो पुलिस जो है उस भीड़ को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई, और उसके बाद वो भगदड़ मची। तो जाहिर तौर पर पुलिस ही उसके ऊपर लेपापोती करेगी। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कम से कम अब आप उन परिवारों को वो सम्मान दे दीजिए, और आप इस आधिकारिक आंकड़े को बढ़ा दीजिए, और कहिए कि ये हमारी प्रशासनिक भूल थी, हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, और जो उनका मुआवजा बनता है उनको वो दीजिए। लेकिन सिर्फ आप ये कहेंगे कि नहीं झूठी रिपोर्ट है, ये BBC ने की है, वो तो विदेशी संस्थान है, ये इससे बात नहीं चलेगी। मैंने कल वो ट्वीट कर दिया, तो उस पर लोग गालियाँ दे रहे हैं कि आप BBC की बात पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? ये एक ऐसी संस्थान है जो विज्ञापन से नहीं चलती। पर सवाल एक और भी है आदेश की, फिर भरोसा किस पे करें? वही तो बात है ना, इनको समझ नहीं आता। बेसिकली क्या है ना, राइट विंगर जितने ट्रोल बैठे हुए हैं उनको लगता है कि सिर्फ जो हम चाहते हैं वो बातें करो, जो तुमको है पसंद हम वही बात कहेंगे, वो गाना नहीं, इनको बस वो चाहिए, इनकी हाँ में हाँ करो तो ये ठीक है सब कुछ, तो आप अच्छे आदमी हो। जैसे ही आपने सवाल पूछा वैसे ही आपने कहा कि ये तो BBC है या ये तो भारत विरोधी है। जब कोई हमारी अपनी संस्था रिपोर्ट कर देती है, कहते तो लेफ्टिस्ट की है। तीसरे ने कर दिया, बोला ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। मतलब आप सिर्फ लोगों को लेबलिंग करते रहते हो कि आप जो है हमारे साथ नहीं है, आप देश के साथ नहीं, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया। अरे भाई, सवाल पूछना कब से देश विरोधी काम हो गया इस देश में? सरकारों से ही सवाल पूछे जाते हैं ना। मैंने आपके लास्ट शो में भी बात कही, सवाल आदमी किससे पूछेगा? और आप ट्रोल से परेशान होते हैं? मैं नहीं होता, मैं देखता ही नहीं। ना मैं कमेंट्स पढ़ता, ना मैं ट्रोल्स को देखता। दिन रात लोग लगे रहते हैं। कोई मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, कोई बीच में आ गया तो मैं पूरा पढ़ता भी नहीं, हटा देता हूँ। ठीक है। एक और सवाल, मान लीजिए अगर कोई इस तरीके से ट्रोल करे, सवाल ये है कि 4 जून को बेंगलुरु में जो उस टाइम नहीं बताता एक बात आपको, ये ट्रोल पता क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप इनको जवाब दो। उनकी सबसे अच्छी जो उनकी इच्छा होती है, सबसे बड़ी इच्छा होती है, वो ये होती है कि आप इनको जवाब दो। मैं कभी नहीं देता। खैर, मैं जवाब देने के लहजे से नहीं, मैं समझने के लहजे से पूछ रहा हूँ, और ये सवाल आप सुनेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा था, मैं इससे पहले की बात कर रहा था। ठीक है। तो 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अंदर RCB ने जो कप जीता 17-18 साल के बाद, उसका एक ग्रैंड सेरेमनी चल रही थी वहाँ पे। लेकिन उस दौरान उस भगदड़ में करीब 11 लोगों की मौत हो गई, और करीब 50 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए। अब सवाल ये है कि मान लीजिए महाकुंभ की बात हो या चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात हो, एक धार्मिक आयोजन था और दूसरा खेल उत्सव था।
सरकारें कहाँ कमज़ोर पड़ जा रही हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? और सवाल वहाँ पे इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिस दौरान ये घटना घटी उस दौरान कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार उस कार्यक्रम में मौजूद थे, स्टेडियम के अंदर थे, तो भी पुलिस प्रशासन ने उस लेवल का जो अरेंजमेंट करना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो आखिर सरकार से चूक हुई, ये जो खेल की पार्टी है मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB है उससे हुई या फिर आयोजकों से हुई? कौन लोग इसके कारण में हैं? क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम ये चीज़ सीख पाएँ कि भारत में सन 1954 में भी जब क्या कहते हैं ये कुंभ हुआ था तब भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। 2013 की भी घटना हमारे सामने है। तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है सर? सब बात है। पहली बात तो ये कि RCB की जो कार्यक्रम था उसका आयोजन किया गया और एक स्टेडियम में जितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए। तो अगेन पुलिस का प्रशासन का फेलियर हुआ और वहाँ पे कितने लोग मरे वहाँ पे? 11 लोग की पुष्टि है। 11 लड़के, 11 युवा युवती थे उसमें, बहुत कम एज के लोग थे, वो सब लोग युवा थे काफ़ी। तो RCB की भी चूक थी, प्रशासन की भी चूक थी, सरकार की भी थी कि भाई कैसे आपने बंदोबस्त नहीं किया जब आपको ही पता था कि हमें इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करना है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। महाकुंभ के स्टैम्पेड में फ़र्क है और कर्नाटका में फ़र्क है। देखिए, विल पावर चाहिए होती सरकारों को। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे उस दिन ये लगा था, उस दिन मैं टीवी डिबेट में बैठा हुआ था जिस दिन ये घटना हुई RCB वाली, और मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा, लोग ऐसे ही मरेंगे और ये जो बड़े लोग हैं, सरकार जो बैठी होती हैं, सब सरकार एक जैसी होती हैं, कुछ नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं उस सरकार की जो विल पावर है उसकी सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को, DCP को, ACP को और RCB के मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट को, उन सबको उनको सस्पेंड किया, उनको गिरफ्तार किया। मतलब मैंने ना एक्शन देखा है कि आपने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। क्या महाकुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ, जो नई दिल्ली में स्टैम्पेड स्टेशन पे हुआ था, उसी दौरान, महाकुंभ के दौरान, क्या आपने किसी के ऊपर डाला कि हाँ ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? नहीं। कम से कम कर्नाटका सरकार ने एक्शन दिखाया और बड़े लोगों के खिलाफ। मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाना छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। मुझे अच्छे से याद है जब निर्भया की घटना हुई थी नई दिल्ली में, दिल्ली के अंदर, और उस वक्त जब सारे युवा राष्ट्रपति भवन की तरफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग भी बीच चौक पे खड़े हुए थे, तो वो नज़ारा ही अलग था, इंडिया गेट से लेके और पूरा। तो उस वक्त RK सिंह होम सेक्रेटरी होते थे, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री होते थे, RPN सिंह गृह राज्य मंत्री थे। तो ये कहा गया सरकार की तरफ से कि आप कम से कम ना DCP लेवल के व्यक्ति को सस्पेंड कीजिए ताकि एक एक्शन दिखे। तो मुझे अच्छे से याद है कि ये बंद कमरे की मीटिंग थी, उसमें RK सिंह ने ये कहा था कि नहीं, इससे पुलिस का मनोबल गिर जाएगा। हम एक DCP, अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक DCP की बात कर रहा हूँ। एक DCP तक को सस्पेंड नहीं किया गया था। इतनी बड़ी घटना थी निर्भया की, और वो बहुत बहुत घिनौनी घटना थी। वो उसके बारे में बात करना ही ठीक नहीं लगता मुझे। DCP या DSP? DCP, मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। एक DCP लेवल के व्यक्ति को सस्पेंड करने से होम सेक्रेटरी ने मना कर दिया था। दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस ही होगा। ठीक है। तो भारत सरकार के गृह सचिव ने एक DCP को सस्पेंड करने से मना कर दिया था, ये कह के मनोबल गिर जाएगा। लेकिन कर्नाटका की सरकार ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया। इंतजार नहीं किया। नहीं, उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी और थे जिनको सस्पेंड किया गया। RCB के खिलाफ कार्रवाई की गई, FIR की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया है। निखिल सोसले को भी गिरफ्तार किया गया। ये फर्क है। तो मेरा ये कहना है कि मैं इसमें कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ किसी सरकार का। जो भी सरकार है और जहाँ इस देश के आम लोग मारे जाते हैं और प्रशासनिक गलतियों के कारण, उनके खिलाफ कार्रवाई करो ताकि वो लोग एक संदेश ये जाए कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर आपने इंतजाम ठीक से नहीं किया। तो इकबाल होता है सरकारों का और वो हमेशा दिखाना चाहिए। इतना कहना चाहता हूँ इसमें। ठीक है। तेलंगाना चलते हैं। आपने एक ट्वीट किया था कि तेलंगाना में कांग्रेस ने हाल ही में कैबिनेट विस्तार किया और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी चाहते थे कि फहीम कुरैशी को मंत्री बना दिया जाए, लेकिन आलाकमान नहीं चाहता था और मीनाक्षी नटराजन को भी आई थिंक इसीलिए वहाँ पे रखा गया था। तो आलाकमान और इनके वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया गया। मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय हुआ है, क्या लोकल जो बॉडी है कांग्रेस की तेलंगाना में,
उसको उसके मनोबल को कमज़ोर नहीं करता है? और आखिर ये हुआ क्यों? रेवंत रेड्डी के जो पसंदीदा सीएम के पसंदीदा जो कैंडिडेट थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने का क्या कारण था? आपको क्या समझ में आता है? देखिए, मीनाक्षी नटराजन वहाँ की प्रभारी हैं और मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी के बहुत नज़दीक माना जाता है जी। और नज़दीक तो रेवंत रेड्डी साहब भी हैं। किसके? राहुल जी के। वो तो सब लोग हैं राहुल गांधी के, तो वही तो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं ना। तो फ़हीम कुरैशी एक उनके बड़े नज़दीकी व्यक्ति हैं जो जिनकी छवि को लेके बहुत सारे सवाल हैं दिल्ली में। अभी ये आरोप है बीजेपी के तेलंगाना के नेताओं का, हरीश राव का। उन्होंने ये आरोप लगाया कि अभी जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट हुआ था हैदराबाद में, उसमें यूके की जो मिस यूके थी वो आई थी और वो जब उन्होंने बीच में कार्यक्रम छोड़ दिया और वो चली गई, छोड़ के, और उन्होंने वहाँ जाके स्टेटमेंट दिया कि दे मेड मी फील लाइक। ठीक है, तो उसमें ये आरोप लगाया गया है बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं तेलंगाना के, हरीश राव नेता हैं, कि ये इस काम में फ़हीम कुरैशी शामिल हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के लोग पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो बात दिल्ली भी पहुँची है। ठीक है, तो उनकी छवि को लेकर सवाल था और मीनाक्षी नटराजन ने उस बंद कमरे की बैठक में उनका विरोध किया और जिस शब्द का इस्तेमाल किया मैं वो करना नहीं चाहता, तो आपको बीप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। दूसरा, जितने लोग, चाहे मुख्यमंत्री के हों, चाहे उप मुख्यमंत्री के हों, चाहे दिल्ली के नेताओं के हों, जो एक्सपेक्टेड नाम थे रिशफल में, जो विस्तार में जो शामिल करना था, वो कोई एक भी नाम शामिल नहीं हो पाया। जिन लोगों को वायदे किए गए थे, जो दूसरी पार्टियों से आए थे कि आपको हम मंत्री बनाएंगे, उनको भी शामिल नहीं किया गया। ये एक अनएक्सपेक्टेड कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है तेलंगाना का। मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकता कि वो क्या है। लेकिन इसी पर मेरा एक और सवाल बेहद ज़रूरी हो जाता है कि देखिए, ये जो आयोजन था वो सरकार के समर्थित आयोजन था। ठीक है, और महिलाओं के सम्मान, जो मिस वर्ल्ड वाला जो कार्यक्रम था, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, महिलाओं के सम्मान को लेकर के बहुत देखा जा रहा है, क्योंकि ये गलती तो हुई है। सवाल ये है कि मिस वर्ल्ड कार्यक्रम के बाद कोई जांच ना होना, ये सरकार के किस रवैये को नहीं, दिखाता जांच है? हुई ना, अब तक कोई स्पष्ट उस पर डिटेल नहीं आ पाई। महिला पुलिस कर्मियों की कमेटी बनाई गई थी, उसमें कई आईपीएस महिलाएं थी और उन्होंने अपनी जांच की है। उसमें वो जांच रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई है, वो जानकारी मेरे पास नहीं है। और ये इंटरनेशनल लेवल का मामला वो था, जांच इससे देश की छवि को नुकसान होता है, और ऐसी परिस्थिति में अगर वो डिटेल नहीं आती है सामने, अभी तक नहीं आई है, मुझे लगता है कि वो जल्दी आ जाएगी। और मैंने आपको बता दिया कि उसमें इनके ऊपर आरोप था, इसीलिए इनका नाम कैबिनेट से ड्रॉप हो गया। भले ही वो मुख्यमंत्री के नज़दीकी हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि दिल्ली आलाकमान ही फाइनली फैसला करता है। हाँ, इस कैबिनेट विस्तार में एक दलित नेता को मंत्री बनाया गया है, वो खड़गे साहब के बहुत नज़दीकी हैं, यानी वो खड़गे साहब के कोटे में मंत्री बने हैं। आपके दर्शकों को मैं इतना बता सकता हूँ। ठीक है, खड़गे साहब का आपने नाम लिया तो मैं इमीडिएट फटाफट बस एक जानकारी चाहता हूँ कि खड़गे साहब ने दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है। क्या हुआ है, मसला क्या था? उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला को लेके, और शायद रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल थे उसमें। फिर उसके बाद उनके बयान को कांग्रेस पार्टी की एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, तारिक अनवर साहब जो है वो अनुशासन कमेटी के हेड हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी के, तो उन्होंने उसकी जांच की और उन्होंने सिफारिश की कि हमें इन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। और खड़गे साहब ने तारिक अनवर की सिफारिश पे उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उस बयान को आप दर्शकों को बता दीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा था। उसमें 3 लोगों के नाम शामिल हैं, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और रॉबर्ट वाड्रा। ठीक है, बेहतर है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने करीब 13 भाषाओं और 15 अखबारों में ओपिनियन पीसेस लिखना शुरू किया है। लिखना शुरू नहीं किया, एक ही लिखा है। एक ही लिखा है, तो अब हो सकता है कि एक और हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता, वो एक ही बार उनका था। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार था, लेकिन फिलहाल अभी एक ही तो फिलहाल एक है, हो सकता है भविष्य में लिखेंगे भाई, अब लिखने का मन होगा तो बिल्कुल लिखेंगे। नहीं, ये राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष है, वो राइटर नहीं है। जब उनको ये लगा कि ये विषय जो है बहुत बड़ा हो गया है और अब मुझे देश के सामने इसको रखना पड़ेगा, राहुल गांधी इस लेख के जरिए बेसिकली नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब महाराष्ट्र में वोटों की चोरी का दावा किया, बिहार, असम, केरल के चुनाव में से पहले चुनाव आयोग को समर्थन देने। इसको महाराष्ट्र तक सीमित मत रखो, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ ना, बिहार, असम, केरल की भी बात की है। बिहार, तमिलनाडु और असम, ये 3 चुनाव आने वाले हैं अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नए चुनाव आयुक्त को ये संदेश दे रहे हैं कि भैया
ये जो पहले वाले नहीं कर पाए उसमें आप करिए, उसमें हम आपके साथ हैं। दूसरा, ये जो 13 अखबार और 15 भाषाएं चूज की गई हैं उसमें इनके ज़रिए जनता के मन में वो ये सवाल डालना चाहते हैं कि देखिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं इस देश में, ठीक है ना। तो जब अब देखिए 40% वोट ही तो है बीजेपी का, 60% तो फिर भी विपक्ष के पास है ना। तो कम से कम वो उन लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ये हमारी जांच है। ये जो लेख लिखा गया है यही इसी लेख पे राहुल गांधी ने फरवरी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें संजय राउत, सुप्रिया सुले यानी महाराष्ट्र के जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो सब लोग शामिल थे। और उसके बाद एक कानूनी टीम बनी जो हाईकोर्ट गई, और हाईकोर्ट में उन्होंने जो हाईकोर्ट को कहा, वो हाईकोर्ट ने उनकी बात मानी और ये कहा कि आप इनको फ़ोटो समेत वोटर लिस्ट दे दीजिए, 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। हाईकोर्ट के कहने के बाद भी वो नहीं मिली, तब अब जाके राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये आर्टिकल लिखा और इसमें संदेश देने की कोशिश हुई कि आप इसको मैक्सिमम राज्यों तक रीजनल भाषाओं में लोगों को बताइए। इसके पीछे की कहानी ये थी। बेसिकली नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई हो रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने अमेरिका ने अपने जहाज़ भेज दिए थे या अपना वो शिप भेज दिया था, उस पर फाइटर जेट्स थे, हथियार थे, उसके बावजूद भी तो 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। लेकिन मोदी जी जो हैं वो अमेरिका के कहने पे पीछे हट गए और वो बदला नहीं ले पाए। तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ इलेक्शन की चोरी यानी वोटों की चोरी। देखिए महाराष्ट्र वाले मैटर में ईवीएम पे सवाल नहीं है, कहीं भी ईवीएम नहीं है, हर जगह फर्जी वोट का मामला है। वो ये कह रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ और उसके बाद जब 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें 70 लाख वोटें कैसे बढ़ गई, और स्पेसिफिक विधानसभाओं में जहां बीजेपी जीती वहीं क्यों बढ़ी। तो उसमें बहुत सारे सवाल हैं, उसमें हमें जाना पड़ेगा टेक्निकली, लेकिन मैं इसकी सिर्फ पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल एक और चीज़ है आदेश जी, मैं समझना चाहता हूँ कि जब महाराष्ट्र में गड़बड़ियों का दावा किया गया तो कांग्रेस और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए अड़े क्यों नहीं? मतलब कैसे आप अड़ सकते थे? आप कह सकते थे ना, नेता विपक्ष हैं, आप सामने खड़े हो गए, आप संसद में जब हाई कोर्ट के हैं। कहने पे चुनाव आयोग बात नहीं मान रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की बात है तो ना। व्यापक प्रोटेस्ट करना चाहिए यार, वो तो उनका काम है ना पॉलिटिकल पार्टी का, वो प्रोटेस्ट करें ना करें, वो क्या रास्ता चूज करेंगे। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पहले उन्होंने डाटा निकाला महाराष्ट्र चुनाव की हार मतलब के मैं बाद। आपसे समझना चाहता हूँ कोई दूसरा तरीका हो सकता है मैं क्या? बताता हूँ, सुनो। पहले महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद इनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि आपको इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा निकालना, उसको एनालाइज करना, उसमें फिर देखना कि किस बूथ पे कितनी वोट पड़ी है, उसमें टाइम लगता है। जब इनके पास ये डाटा आया तब इन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के कहने के बाद भी जब इनकी बात नहीं मानी गई तब राहुल गांधी ने ये लेख लिखा है। अब आगे परसेप्शन के जरिए या प्रोटेस्ट के जरिए मुझे लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट जाने से होगा। कानूनी लड़ाई लंबी चलती हैं, ये लड़ रहे हैं पॉलिटिकल लड़ाई। ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की जीत ऐसे हुई थी और कम से कम आने वाले चुनाव में बिहार में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में ऐसा ना हो। सिर्फ कई चीज़ें क्या होती हैं, वो भविष्य के लिए होती हैं। इंस्टेंट कुछ नहीं होता, इंस्टेंट सिर्फ गीजर होता है जो गर्म पानी देता है। राजनीति इंस्टेंट नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस वक्त जो ये लेख लिखे जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बताया जा रहा है, डिबेट्स हो रही हैं, अखबारों में छप रहा है, कहानी आ रही हैं, तो जनता पढ़ रही है ना, ये लड़ाई वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका एक और ट्वीट का जिक्र करना चाहता हूँ। आपने स्टारलिंक और टेलीकॉम कंपनियों को लेकर के एक ट्वीट किया था जिसमें आपने सुझाव दिया था कि जियो और एयरटेल को स्टारलिंक के साथ समझौता रद्द कर देना चाहिए ताकि भारतीय टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल कंपनियों को नुकसान ना हो। मेरा एक सवाल है इसमें समझने के लिए कि अगर जियो और एयरटेल स्टारलिंक के साथ डील रद्द करते हैं तो क्या अमेरिका इसे व्यापारिक चुनौती नहीं मानेगा? क्योंकि आपको याद हो कि हवाई जो एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी थी उसको भी अमेरिका ने बैन कर दिया था। और फिलहाल ट्रेड को लेकर के और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के बार बार ट्रम्प कह ही रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका जिक्र आया है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या ये सही मूव हो सकता है? मैंने जब वो झगड़ा देखा एलन मस्क का और ट्रम्प का, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, तो मेरे मन में ये आया कि देखिए हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है ना वो इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। टाटा टेलीकॉम से बाहर हो चुके हैं, अनिल अंबानी उससे बाहर हो चुके हैं,
आइडिया वोडाफोन का मर्जर हो चुका है, आदित्य बिरला ग्रुप के पास है, और उसको भी बेल आउट किया था मोदी सरकार ने, ठीक है। तो अब दो हमारे पास प्लेयर बचते हैं, एयरटेल और जियो, ठीक है। एयरटेल और जियो के साथ दोनों के समझौते हो गए हैं, एलन मस्क के साथ, स्टारलिंक के साथ। तो मैंने तो ये कहा था, मेरा सुझाव ये था कि भाई आपदा में अवसर ढूंढो, ठीक है, और आप इन लोगों को मना करो, ताकि कल क्या होगा, अब इन्हीं का तो शेयर खाएगा ना वो, इन दोनों कंपनीज का, ठीक है। तो मैंने तो सुझाव दिया था। दूसरा, टेलीकॉम सेक्टर खराब दौर से गुजर रहा है, आप उसमें एक पार्टनर को और एंट्री करा रहे हो। दूसरा, वो सैटेलाइट का उसका बहुत बड़ा खेल है, वो डाटा कैसे रखेगा हमारे पास, क्या हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं चली जाएगी, इसमें बहुत सारे वो थे, सवाल थे। तीसरा मैंने कहा था टेस्ला को लेके, वो इसलिए कहा था कि टेस्ला भी बैटरी की गाड़ियाँ बनाती है, ठीक है, उसकी गाड़ियाँ महंगी बहुत हैं। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो भारतीय हैं, जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और जो ईवी में है, जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में है, उनको भी घाटा होगा ना। तो मैंने तो एक देश हित में सुझाव दिया था कि भाई इन लोगों को विचार करना चाहिए, और कम से कम ये बड़ी कंपनीज हैं, भाई मुकेश अंबानी की जियो है, मुकेश भाई तो बात कर सकते हैं ना मोदी जी से, कहें कि भाई साहब अब तो झगड़ा हो गया, अब तो आप रद्द कर दो। हाँ, लेकिन उनको ये भी कहना पड़ेगा कि देखिए हमारे लिए भी कोई व्यवस्था करवाई जाए, ताकि हम भी सैटेलाइट से इंटरनेट का ये प्रोसेस शुरू करें। नहीं, वो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज़ अगर ये ऐसा होता है देश में, हाँ, देश के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचेगा, हेल्थ सिस्टम में उसका बहुत बड़ा उभार होगा। आप क्यों नहीं काम करते बीएसएनएल पे? ये तो सरकारी चीज है। आपने तो आप खुद दुकान खत्म कर रहे हो। हाँ, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप सही पे इस पे बोलिए सर। नहीं, मैं बीएसएनएल पे जरूरी है बोलना। बीएसएनएल को आप क्यों नहीं दुरुस्त करते? आप सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को आप मौका दे रहे हो, ठीक है। आप कर देते स्टारलिंक और बीएसएनएल इकट्ठा, वो भी उसको भी रिवाइव कर लेते। लेकिन आपने दिया किसको? मुकेश भाई को और एयरटेल को, मित्तल साहब को। आपको देना चाहिए था, मेरे हिसाब से, अगर आपको अपनी कंपनी रिवाइव करनी थी भारत सरकार की, तो आप देते बीएसएनएल को। मैं तो ये कह रहा था कि इसके झगड़े का फायदा उठाओ, और चाहो तो इसको रद्द करो। तो मेरा सुझाव था, मैंने तो ऐसे लिख दिया था, मेरा कोई इसमें वो नहीं था कि ना मैं इसका एक्सपर्ट हूँ इन चीज़ों का। मुझे लगा कि आपदा में अवसर है। नहीं, संभावित विषयों पे कम से कम चर्चा तो हो ही सकती है। चाहिए। एक और आखिरी सवाल मैं लेता हूँ आदेश जी। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के ना लगातार चर्चा बना हुआ है। ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया और नितिन गडकरी को कहा कि अटल युग के जो नेता हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी वर्तमान स्थिति में ये जो बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के, जो चुनाव को लेकर के चर्चाएं हैं, उसमें आपको संभावित नाम कौन नज़र आते हैं? और यह भी बताइए कि ये जो इन लोग का एज वाला फैक्टर हुआ करता था, वो 2014 तक 15 तक रहा, क्योंकि शायद इनको कुछ हाशिए पर नेताओं को भेजना था, वो इन लोगों ने भेज दिया। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होता है, गृह मंत्री अमित शाह पर लागू नहीं होता है, और ना ही जो भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनके ऊपर कोई लागू होता है। तो इन परिस्थितियों में आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आखिर क्यों अध्यक्ष इनके चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? दूसरा, कौन किसके पक्ष में अब भी बीजेपी में बसा हुआ है? आपने दो बातें कही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के इनके ऊपर 75 का रूल लागू नहीं होता है। ये बात हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें से कोई भी 75 का नहीं हुआ है। पीएम साहब तो दहलीज पे खड़े हो गए। नहीं, अभी 74 के, 75 का होने तो ऐसा नहीं, हम पहले उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि इन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी कानून बनाता है उस पर लागू नहीं होता। पहली बात। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हो, मैंने ये कहा कि अटल और आडवाणी जी के युग के 3-4 नेता ही इनकी पार्टी में फिलहाल बचे हुए हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो घर बैठे हुए हैं। अब जिस हिसाब से संघ और बीजेपी के बीच ये चल रहा है कि उनके झगड़े के बीच में फैसला नहीं हो पा रहा है कि कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोदी जी चाहते हैं कि मेरा आदमी बने जो मेरी सुने, जो मेरी बीजेपी का हो, और संघ चाहता है कि नहीं, एक व्यक्ति के कंट्रोल में पूरी पार्टी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ना घर भी नहीं चला सकता। आरएसएस के अरुण कुमार कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास टोटल 32 कंपनियां हैं, जस्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर संगठन्स, तो इन 32 संगठनों में से इंक्लूडिंग बीजेपी हम उस पर कोई प्रभाव नहीं रखते हैं, हम उसको अपने हिसाब से मैनेज नहीं करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है। आप इस चीज़ को मानते हैं? फिर नहीं, अपने मेरी बात पूरी नहीं होने जी, वो छोड़ दो उसको, अरुण कुमार को, इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी
और संघ के बीच में झगड़ा इस बात का है, संघ ये कहता है कि एक व्यक्ति घर नहीं चला सकता, घर चलाने के लिए आपको पत्नी से पूछना पड़ेगा, बच्चों से पूछना पड़ेगा, ठीक है। वो अलग बात है कि संघ में प्रचारक हैं, वो एक अलग कहानी है। यहाँ पूरी पार्टी एक व्यक्ति के हाथ में है। ये चाहते हैं कि वो कोई ऐसा व्यक्ति बने, प्रभावशाली बने, जो पार्टी को संभाले और भविष्य के लिए पार्टी को तैयार रखे कि भविष्य में कि मोदी जी के बाद भी जो है वो बीजेपी वैसे ही खड़ी रहे जैसे आज खड़ी हुई है। मोदी जी चाहते हैं कि मेरा आदमी बने। अब जब मैं नज़र उठा कर देखता हूँ तो मुझे राजनाथ सिंह नज़र आते हैं। राजनाथ सिंह बहुत फ्लेक्सिबल आदमी है, वो सरकार में है और उनकी वो पूरे साथ हैं प्रधानमंत्री मोदी के। फिर दो नाम बचते हैं, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, जो पुरानी बीजेपी के हैं, ठीक है, अटल जी की और अडवाणी जी की बीजेपी के हैं। ये दोनों नाम थोड़े प्रभावी हैं क्योंकि ये कंप्लीटली सेट नहीं है जैसे राजनाथ सिंह है। तो इनमें से क्या संघ की चॉइस हो सकती है? पहली बात, अगर चली मोदी जी की, फिर भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, ये इनके आसपास चीज़ें घूमेंगी, ठीक है। और अगर चली संघ की तो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह होंगे दोनों तरफ के कैंडिडेट और शिवराज सिंह चौहान होंगे संघ के प्रॉपर तो सेम नितिन गडकरी के साथ भी। हाँ, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने वो ट्वीट किया था कि भाई ये दिक्कत आ रही है इनके सामने कि अब वो पुरानी बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा या नई बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, मोदी जी की बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही था। जिस दिन वो बन जाएगा, बेसिकली क्या है ना, बीजेपी के अंदर बहुत सारे नेता चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष बने वो डमी ना बने। आजकल एक रिवाज चल रहा है, एक रिवाज अभी यहाँ कांग्रेस पार्टी में भी हुआ था कि अभी जब बिहार का अध्यक्ष, जब बिहार के नए प्रभारी बनाया कृष्णा लवेरू, तो उन्होंने पुराने अध्यक्ष को चेंज कर दिया, अखिलेश प्रसाद सिंह को, तो क्योंकि वो डमी नहीं थे। तो जिसको लेके आए, इनको लगा कि वो कमज़ोर अध्यक्ष होगा। राजेश कुमार शायद उनका नाम है, दलित हैं वो। अब वो तो ले आए, अब इनको लगा कि वो कमज़ोर होगा, लेकिन अब वो दिखा रहा है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो जो हम सोचते हैं ना कि भाई तो व्यक्ति जो है मेरे हिसाब से चलेगा, या तो कमज़ोर है, डमी है, मेरी बात मानेगा, अब वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, आप मुझे ओवर रूल नहीं कर सकते। तो ये तो कुर्सी पे बैठने के बाद पता लगता है कि कौन डमी है और कौन नहीं है, किसमें कितनी विल पावर है, किसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो सब बात की बातें होती हैं। तो बीजेपी के लिहाज से फिर जब आप ये कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब वो कठपुतली मिल चुके थे, जो दूसरा नहीं मिल रहा था इसलिए उनको रिपीट किया गया। रिपीट नहीं किया गया, रिपीट किया गया, फिर उनको सेकंड टेन्योर दिया गया, वो भी पूरा हो चुका है, उसके आगे एक्सटेंशन चल रही है। उधर वो मंत्री भी हैं, उधर उनके राज्य में बीजेपी हार गई थी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो खाली वो नहीं दिया गया। और डमी मैं कौन कहने वाला, पूरी बीजेपी कह रही है। भाई वो करते क्या है, जो ऊपर से कहा जाता है वही करते हैं ना। उन्होंने कहा था ना चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, खुद से कह दिया होगा, जाहिर सी बात है वो मैसेज कहीं से निकला होगा। तो आप बस एक चीज़ इसमें जोड़िएगा, आप योगी आदित्यनाथ को कौन सी बीजेपी का नेता मानते हैं? वो है तो मोदी की बीजेपी का आदमी, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं है। और तो उस पर कोई दाव नहीं खेल सकते लोग? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वो तो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, बड़ी बात हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ? हाँ, इस बार नहीं कर पाएंगे, लगता नहीं। 2027 तक नहीं है। देखो एक बात समझो, उसका कारण है, अगर योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, इस देश के सबसे बड़े राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा, वो इंडिस्पेंसेबल हो जाएंगे। और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कौन है? डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का सक्सेसर कौन है? अमित शाह। पार्टी पे कंट्रोल किसका है? अमित शाह का। संगठन के ऊपर योगी जी के पास संगठन नहीं है पार्टी का। योगी जी हिंदुत्व का चेहरा है, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन पार्टी का संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अमित शाह के पास है, और डिफेक्टो सक्सेसर वही है। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि उनका ये कार्यकाल पूरा हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी ने योगी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये सीखा कि हम कहीं भी मजबूत सीएम नहीं बनाएंगे। जो उसके बाद फिर सारे राज्यों में वो पैटर्न देखने को मिले। पता क्या है, ये इंदिरा गांधी मॉडल है जो मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी ऐसे करती थी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि योगी जी के बाद आप देख लो
भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव सहाय, मोहन यादव। नैब सिंह सैनी। मोहन यादव फिर भी पॉलिटिकल आदमी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो, हाँ देवेंद्र फडणवीस मैं कह सकता हूँ कि पावरफुल आदमी है, और वो भी सेकंड टाइम बने हैं। शपथ तो उन्होंने 3 बार ली, लेकिन वो बने सेकंड टाइम है। टेक्निकली वो थर्ड टाइम बोल सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली नेतृत्व नहीं चाहेगा बीजेपी का कि योगी जी का सेकंड कार्यकाल पूरा हो, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा कास्ट सेंसस का भी, ऐसा मुझे लगता है। 2027 की शुरुआत में होने की और 27 मार्च में वहाँ पे सरकार नहीं बन जाएगी यूपी में जी, करीब 18 या 19 मार्च के तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी का जो कार्यकाल है, ये जो कुर्सी है उनकी मुख्यमंत्री की, खतरे में है। कहाँ जाके कंपनसेट होगा संघ के और सरकार के बीच में, ये मुझे नहीं पता। ये तो देखी जाएगी। दूसरा पता क्या, मेरी बीजेपी बीट भी नहीं है। मैं दूर से उसको देखता हूँ, समझता हूँ, डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। जब मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलता हूँ तो मैं जानकारी से बोलता हूँ, और जब मैं बीजेपी के बारे में बोलता हूँ तो मैं राजनीतिक समझ से बोलता हूँ। कई बार आप उसमें सफल रहते हो, कई बार नहीं रहते हो। हाँ, सही बात है। बस ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की बातचीत के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप मुझे मॉलिटिक्स पर देख रहे थे। यदि आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लग रही है, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।